गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम दो रिमेनिंग प्रिपरेशंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, उनकी बातें करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। पहले तो मैं आपको समझाऊंगा मेलोनिक एस्टर का मतलब क्या है। तो हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, दिस इज मेलोनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड से नेक्स्ट मेंबर है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और जब इसकी इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो दिस बिकम्स डाई इथाइल मेलोनेट। यदि हम मिथाइल अल्कोहल से कराएंगे तो डाई मिथाइल मेलोनेट हो जाएगा। तो दिस इज मेलोनिक एस्टर। अब इसमें जो कार्बोक्सिलेट आयन है, जो CS2C डबल बॉन्ड O और OC2H5 और C डबल बॉन्ड OC2H5, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रॉन्ग माने सेम ग्रुप्स हैं। यदि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये भी छीनेगा, तो दोनों कार्बन पे आएगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। उसका नतीजा ये है कि ये मिथाइलिन ग्रुप जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, मान ली इसके H को मैं ऐसे शो करता हूँ, तो बहुत इजीली ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके H प्लस के फॉर्म में निकल सकता है। तो ऐसे मिथाइलिन ग्रुप यानी CH2 ग्रुप को, जो दो -M ग्रुप्स के बीच में सैंडविच हो रहा हो, फंस रहा हो, फ्लैंक्ड ग्रुप भी कहते हैं इसको, वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है, क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन वजह से बहुत इजीली अल्फा हाइड्रोजन छोड़ सकता है। चलिए, तो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में मेलोनिक एस्टर के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है, सॉरी दो एक्टिव हाइड्रोजन हैं, तो विच कैन बी रिप्लेस्ड इजीली बाय एल्काइल ग्रुप्स इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। देन द एस्टर इज, जब वो एस्टर अब जो बनेगा एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होने के बाद में हाइड्रोजन को, देन द एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड टू एल्काइल मेलोनिक एसिड। क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज का यूज करते हैं कि यदि एक जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, मीन्स एक ही कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हों, तो उनको हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग से डीकार्बोक्सिलेट कर सकते हैं और वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे मेलोनिक एसिड बनाने के बाद में उसको डीकार्बोक्सिलेट करते हैं 140-150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो वहां बन जाता है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जरा देखें, दिस इज डाइइथाइल मेलोनिक एस्टर, C2H5ONH की रिएक्शन कराई, तो यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह Na+ लग गया और बन गया C2H5OH। यानी यहाँ का H और ये C2H5O- निकल जाएगा। फिर इसके ये न्यूक्लियोफाइल की तरह RX पर यानी एल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा, वहां से NX निकलेगा, Na इसका, X इसका, और यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा डाइइथाइल इन दोनों के लिए, और एल्काइल इसके लिए मेलोनेट। अब यदि हम इसकी इमीडिएटली हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बन जाता हमारा एल्काइल मेलोनिक एसिड, और उसको हम डीकार्बोक्सिलेट कर सकते हैं, तो बन जाता हमारा RCH2COOH। और यदि हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं विद RX इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी बेस पहले से H को रिप्लेस करेगा, फिर उसकी जगह एक और R लग जाएगा, तो बन जाएगा डाई एल्काइल डाइइथाइल मेलोनेट। और डाई एल्काइल डाइइथाइल मेलोनेट का एसिडिफिकेशन कराएंगे तो बन जाएगा डाई एल्काइल मेलोनिक एसिड। इसको फर्दर हीट करते हैं स्ट्रॉन्गली, बन जाएगा R2CH2COH। है दोनों मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये मोनो एल्काइल एस्टिक एसिड है, ये डाई एल्काइल एस्टिक एसिड। तो ये हमारा हुआ मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं, जो कंडीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेबर्स की रिएक्शन। इसमें अल्फा हेलोकीटोन्स को हम ट्रीट करते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH या CH3ONA, तो उसके अंदर हो जाता है फेबर्स की रीअरेंजमेंट और बनता है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल लेते हैं, साइक्लिक एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये एग्जाम्पल दिया होगा। ये साइक्लिक कीटोन है जिसके अल्फा पोजीशन पर Br है, तो अल्फा हेलोकीटोन इसलिए बोला हमने इसको। OH- से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक आयन। ये 6 मेंबर का रिंग दिख रहा है, यहाँ पे है 5 मेंबर की रिंग। फिर इसके एसिडिफिकेशन कराएंगे तो बन जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद 5 मेंबर रिंग। मैकेनिज्म आती है द मोस्ट, इसकी मैकेनिज्म बहुत क्लियर नहीं है, इसके बारे में डाउट है, बड़ी बड़ी बुक्स में भी डाउट है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है जो सारी किताबें सजेस्ट कर रही हैं, इट इन्वॉल्व्स एन इंटरमीडिएट साइक्लोप्रोपेनोन, यानी कि 3 कार्बन की एक रिंग बनेगी इंटरमीडिएट के फॉर्म में। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन का कंसेप्ट है। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन यो खींच सकता है ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर की वजह से, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो मान लिया हमने NaOH लिया था, OH- की प्रेजेंस में H निकल जाएगा पानी के रूप में, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है और यह बनता है, यानी कि ये Br इलेक्ट्रॉन लेकर निकले तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव यानी फील्ड ऑर्बिटल इसकी और वेकेंट ऑर्बिटल इसकी, इन दोनों में हो जाएगी ओवरलैप, बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, दिस बिकम साइक्लोप्रोपेनोन।
अब ना ऑक्सीजन कैन विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से OH माइनस आयन या OCH3 माइनस आयन अटैक करे इस कार्बन पर, बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट। अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, वापस लौटेगा, जब वापस लौटेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है इस तरफ, बॉन्ड इधर से भी टूट सकता है, दोनों केस में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये बनता है, बन जाता है हमारा एक नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है जो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसको स्टेबलाइज करने वाला कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, ये H निकल के यहाँ आता है जो हम अगले स्टेप में शो करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से ये H से इलेक्ट्रॉन लिया, H प्लस के फॉर्म में यहाँ पहुंच गया। अब क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम इतनी है, इसकी स्टेबिलिटी, इस वाले आयन की स्टेबिलिटी इससे काफी ज्यादा है, सॉरी इस वाले से, तो इस कंपेरिजन की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, और अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो हमारा बना है इसका हम एसिडिफिकेशन दिखाएंगे, बल्कि कह सकते हैं कि टेक्स H प्लस फ्रॉम H2O और उसके बाद बन जाता है आपका ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कह रही है कि जो एसाइक्लिक अल्फा एलोकीटोन्स हैं वो भी फेवर्स की रीअरेंजमेंट शो करते हैं। एग्जांपल है PHCH2 CO CH2Br, OH माइनस की प्रेजेंस में यहाँ इस वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है पानी के रूप में, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, फिर इसके और इस कार्बन जो जिस पे ब्रोमीन अटैच्ड है इनके बीच में बनता है साइक्लोप्रोपेनोन, देखिए बन गया। अब साइक्लोप्रोपेन में वो चीज होगी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो बनाएगा हमारा ये वाला इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम्स बैक, अब इन दोनों में से बॉन्ड टूट सकता है, पीएच के -I करेक्टर की वजह से इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है, तो ये बॉन्ड यहाँ टूटता है, इसलिए जो मोर प्रेफर्ड क्लीवेज हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से ये बन गया हमारा एक इंटरमीडिएट। अब फिर वही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा कि यहाँ पर H माइनस स्टेबल नहीं होगा, और यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर इधर की तरफ होगा, तो बनता है हमारा PHCH2 CH2 COO माइनस, यानी कार्बोक्सिलिक आयन। अब ये पानी से H प्लस लेगा और बन जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यदि साइक्लोप्रोपेनोन को हम दूसरी तरीके से तोड़ते हैं, यानी ये हमारा साइक्लोप्रोपेनोन था, हमने मान लिया इसको तो इस तरह से तोड़ा कि ये वाला पहला तो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, पाई बॉन्ड टूटने के बाद में OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, और कार्बोक्सिलिक आयन का फिर क्लीवेज हमने दूसरे तरीके से कराया। यहाँ देखिए कार्बन इस तरफ है पीएच की तरफ, और यहाँ पर पीएच से दूर की तरफ जा रहा है CH2 की तरफ। अब इस तरह से टूटने की वजह से ये हमारा नेगेटिव आयन बनता है, यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर हो बनता है, तो बनता है हमारे कार्बोक्सिलेट आयन, और एसिडिफिकेशन या आप कहें कि H प्लस फ्रॉम H2 की वजह से बनता है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही रहेगा, इसी को क्या नाम रिपोर्ट किया जाता है। तो ये हुआ हमारा कार्बोक्सिलेट आयन के थ्रू और साइक्लोप्रोपेनोन के थ्रू फेवर्स की रीअरेंजमेंट, और यह बनता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्फा हेलोकीटोन। अब हम लेंगे इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस के बाद में नंबर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज का। सबसे पहले हम लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेनली इनके कंसेप्ट आता है। फर्स्ट 3 मेंबर्स इसके हैं कलरलेस लिक्विड्स विद पंजेंट स्मेल, तीखी सी स्मेल होती है, इसे एक्यूरेट स्मेल भी कहते हैं। नेक्स्ट 6 मेंबर्स आर कलरलेस ऑयली लिक्विड्स, ऑयल लगते हैं, विद अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ रेंसिड बटर। जब बटर का रेंसिडिफिकेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन, उसमें अजीब सी स्मेल आती है, घी खराब हो जाता है, थोड़ा घी मक्खन वगैरह, तो उसकी स्मेल आती है, वैसे स्मेल इनमें आती है। नेक्स्ट 5 मेंबर्स आर दे आर ओडरलेस वैक्सी सॉलिड, सॉलिड होते हैं, वैक्स लाइक लगते हैं, और उनमें ऑर्डर नाम की चीज नहीं होती कोई। बेंजोइक एसिड एंड होमोलोग्स, यानी कि हम एरोमेटिक एसिड की बात करें तो दे आर कलरलेस सॉलिड्स। अब स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में कुछ चीजें कॉमन सी होती हैं, जरा बात करते हैं इनकी। बोथ डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आल्सो ऑन मॉलिक्यूलर मास। तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के एल्केन्स, एल्कोहल और ईथर्स की बात करते हैं, तो उनके मुकाबले इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है ड्यू टू हायर टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टेंडेंसी एल्कोहल में भी मिलती है। ईथर्स में पोलर नेचर की वजह से वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग तो होंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वहां पर। लेकिन एल्केन्स में तो वो भी नहीं है, पोलर नेचर भी नहीं है, तो इस सब के मुकाबले यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्गर यहाँ पर है, लॉजिक दूंगा बाद में इसके। दिस टेंडेंसी इज सो हाई दैट लोअर मेंबर्स फॉर्म डाइमर्स। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी अच्छी खासी टेंडेंसी है कि डाइमर्स भी बनाते हैं, और यहाँ तक कि इन वेपर फेस,
और लिक्विड फेज में दे एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ डायमर्स एंड पॉलीमर्स। अब जरा रिलेटिव ऑर्डर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, ईथर्स, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ऑर्डर ये है कि एल्केन्स का सबसे लोअर, क्योंकि पोलरिटी भी नहीं है। ईथर्स खाली पोलर हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और एल्केन्स की। जब कंपेयर करते हैं इनको यहाँ पर, तो 60 मॉलिक्यूलर वेट ये है हमारा एसिटिक एसिड, ये है प्रोपाइल अल्कोहल और ये है ब्यूटेन। इनका नियरली क्लोज मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट से वन वाल फोर्सेस अफेक्ट होते हैं और वन वाल फोर्सेस की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा। तो इसका जरा देखिएगा, एसिड्स का 120 डिग्री, सॉरी एसिटिक एसिड का 120 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपाइल अल्कोहल का 100 डिग्री है और ब्यूटेन का तो केवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, अप्रॉक्स हो रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड्स में इतनी स्ट्रॉन्गर क्यों होती है इसकी बात करते हैं, जो कि अल्कोहल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इट इज ड्यू टू नंबर 1 मोर पोलर OH बॉन्ड। जो OH बॉन्ड अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों में, उसमें OH बॉन्ड की पोलरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो ज्यादा पोलर है एसिड्स के अंदर। इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। दिखाना चाहूंगा इसको कि C डबल बॉन्ड O और OH। अब यदि ये बॉन्ड यूं टूटता है, जैसे यहाँ मैं R लगा दूं एल्काइल ग्रुप में, तो ये बॉन्ड यूं टूटता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन पाएगा पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से ये रेजोनेंस भी शो करेगा और इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो O इजीली H से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं OH बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ जाएगी, इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा, COOH group can form hydrogen bond from oxygen of carbonyl group as well as from OH side, यानी दोनों तरफ से, ऑक्सीजन साइड से भी और OH साइड से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए इट फॉर्म इजीली डायमर्स, जिनका फिर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, और जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वन वाल फोर्सेस भी बढ़ेंगे नेचुरली। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका इरेगुलर होता है। इसका से मेरा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होमोलोगस सीरीज का। It increases irregularly with molecular masses. Members of even carbon atoms have higher melting point than next lower and higher member of odd carbon atoms. जैसे कि ये 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे लोअर मेंबर नेक्स्ट हुआ 3 कार्बन का, उससे नेक्स्ट हुआ 5 कार्बन का, यानी कि प्रोपेनिक एसिड, ब्यूटेनिक एसिड और पेंटेनिक एसिड, जिसे हम वैलेरिक एसिड भी कहते हैं, बता रखा है पहले इसका नाम मैंने आपको। जहाँ ब्यूटेनिक की -5.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, इसका 3 कार्बन वाले का -21 है, और ड्यू टू सम स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स इसका और भी लोअर पहुंच गया -34.5 डिग्री, यानी इससे भी लोअर पहुंचा, जबकि इसका हायर होना चाहिए था। तो उसमें R का एल्काइल ग्रुप वाला फैक्टर इसमें काउंट करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे काफी कमजोर हो जाएगी। इसका एक और लॉजिक दिया जाता है कि यहाँ पर जैसे इवन वाले से ऑड वालों का कम है दोनों का, तो ये मान ली इवन कार्बन का 1 2 3 4 का, तो यहाँ पर जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं दे आर ऑन अपोजिट साइड्स, और अपोजिट साइड होने की वजह से इनका बेटर फिटमेंट होता है। जैसे कि एंगल्ड आयरन होते हैं, इस शेप के एंगल्ड आयरन होंगे तो एक के ऊपर एक बहुत बेटर फिट होते चले जाएंगे इस तरीके से, तो पैकिंग क्लोज हो जाते हैं सॉलिड स्टेट में। ये डिस्कस हम कर चुके हैं एल्केन्स में भी। जबकि जो ऑड नंबर वाले हैं उनके दोनों टर्मिनल ग्रुप सेम साइड होंगे, तो उनकी स्थिति हो जाएगी W जैसी, और 2 W शेप के एंगल आयरन को यदि फिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे गैप रह जाता है और नतीजा उनकी फिटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है सॉलिड स्टेट। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हायर होता है देन नेक्स्ट लोअर एंड नेक्स्ट हायर नंबर्स। टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करती है विद द इंक्रीजिंग साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। लॉजिक, एक तो साइज फैक्टर भी काम करता है यहाँ पर, जिसे बोलेंगे स्टेरिक फैक्टर, और दूसरा इसका इंक्रीज प्लस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा R की साइड से, तो OH बॉन्ड पर में से O पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वो H से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले पाएगा। इसको मैं शो करूं, अब यहाँ लिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाता है, तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये अब इंडक्ट माइनस आई इफेक्ट O पर उतना अच्छा नहीं लगा पाएगा, नतीजा O को H से इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि C से फिर O को मिल जाएंगे और O H नहीं ले पाएगा, तो इस बॉन्ड की पोलरिटी कम हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कमजोर हो जाएगी। दिस इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप।
सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर मेंबर्स आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल्स एंड ईथर्स, ऑल थ्री। दिस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। आर का साइज बढ़ते जाएगा तो वही स्टर फैक्टर और प्लस आई इफेक्ट की वजह से OH बॉन्ड की पोलरिटी कम होती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। एसिड्स फ्रॉम C10 ऑनवर्ड्स, यानी 10 कार्बन से ऊपर के जो एसिड्स होंगे दे आर फाउंड टू बी insoluble in water due to increased plus I and steric hindrance of alkyl group। यहाँ हमारी बातें खत्म होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की।